चारों चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। एवरीवन इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सर जो हमने 2 घंटे में सीखा है, एटलीस्ट 2 घंटे तो नहीं कहेंगे, 1.5 आवर में हमने कोशिश की है। आधा घंटा तो इधर जो हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दी स्टडी एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो आई आई गेस आप सभी लोग कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से आ चुका है। तो एज वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस सेशन, सर वेटेड एवरेज शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, बट नाउ आज हम उससे अलग डिफरेंस चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि सर हम अभी तक हमने डिनोमिनेटर के बारे में सीखा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमें न्यूमरेटर के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट पता करना है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि जब हम ईपीएस का कैलकुलेशन करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, जो आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे कर देते हो उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्कस करते हैं। मतलब शेयर होल्डर के लिए ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए यू ऑलवेज टेक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाँ सर ये हमें देखना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड, इसको एक वर्ड यूज किया जाता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या कॉमन शेयर होल्डर। हम यहां पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू कॉमन शेयर, जी सर ये बात हमें समझ में आ गई। तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू कॉमन शेयर क्या होता है? सारे खर्चे माइनस करने के बाद, ऑल द एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट करने के बाद, टैक्स को पे करने के बाद, और इवन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करने के बाद। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए, सबको पता होगा प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं? कहीं आपने सुना हो? और सर ये प्रेफरेंस शेयर होता क्या है? सो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर मतलब जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। किसमें प्रेफरेंशियल राइट होता है सर? अगर कंपनी का वाइंड अप हो जाए तो सबसे पहले आउटसाइडर के बाद, यानी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर को पे करते हैं। और सबसे पहले डिविडेंड जो दिया जाता है, डिविडेंड, जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक नॉन क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव का मतलब यह होता है कि अगर आपने कभी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया या डिक्लेयर नहीं किया, अगर आपने, तो वो क्या हो जाता है? एरियर बन जाता है, यानी कि बकाया बन जाता है। तो सर क्यूमुलेटिव का मतलब हम ये मान के चलें कि डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, या नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा, या फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। हम्म। तो सर आपने वर्ड यूज किया एरियर्स। जो एरियर्स डिविडेंड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव हो जाएगा। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। मतलब नॉन में हम क्या कर देंगे? लैप्स कर देंगे। इतना प्रोविजन क्लियर है कि सर अगर क्यूमुलेटिव है तो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा इफ नॉट डिक्लेयर्ड। और नॉन क्यूमुलेटिव है, इट मींस दैट कि अगर हमने पे कभी नहीं किया तो वो क्या हो जाने वाला है सर? लैप्स हो जाने वाला है। अब वो अगर लैप्स हो जाने वाला है तो सर उसका ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ईपीएस में जब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड देंगे, आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, तो अगर आपने क्यूमुलेटिव में करंट ईयर में इवन नॉट डिक्लेयर, स्टिल यू हैव टू सब्सट्रैक्ट। बात कितनों को समझ में आई?
हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कितनों को ये बात समझ में आ गई सर, कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 है, और कंपनी के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं 5 लाख, और उसके ऊपर कंपनी को 12% डिविडेंड देना है, 5 लाख की जगह हम 50,000 ले लेते हैं। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बताइए ईपीएस के लिए हम नेट प्रॉफिट कितना कंसीडर करें? कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, हम कितना कंसीडर करें? जल्दी फटाफट, नेट प्रॉफिट कितना मानना है? 50 मानना है या समथिंग एल्स मानना है? तो सर अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं भी किया है, तो भी हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? 6,000 को लेस करना पड़ेगा। मतलब करंट ईयर के ईपीएस के लिए वी विल टेक 44,000, इवन डिक्लेयर नहीं किए। सर अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव होती तो क्या करते बेटा? तब सर माइनस नहीं करते, क्योंकि आगे आने वाले समय में लैप्स हो जाएगा, आने वाले समय में ये लैप्स हो जाएगा, तो इन सच सिचुएशन वी विल नॉट subtract this 6,000, our net profit will be 50,000। Is it clear to all of you? नाउ एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, मान के चलिए हम 2023 की बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2024। मेरा एनपी नेट प्रॉफिट मुझे गिवन है, लेट से 50,000। मैंने 23 में नहीं दिया, बट 24 में मैंने 2 ईयर का दे दिया। शुड आई सब्सट्रैक्ट 12,000, शुड आई सब्सट्रैक्ट 6,000, और शुड आई सब्सट्रैक्ट जीरो? गिव मी आंसर। 12, 6 और जीरो कितना माइनस करना है 2024 में? तो मैंने जब सर पिछले साल 23 का 23 में सब्सट्रैक्ट कर लिया होगा, तो व्हाई शुड आई सब्सट्रैक्ट 12,000? ओनली 6,000 आई हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो नाउ माई नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर इज 44, बिकॉज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, इफ क्यूमुलेटिव में ऑलरेडी भले ही डिक्लेयर नहीं किया था, 23 में माइनस कर चुका था, तो अगेन व्हाई शुड आई सब्सट्रैक्ट इन 2024? इज इट क्लियर? मैं ये बात गुजराती में तो नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को हिंदी में ही बोल रहा हूं ना, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि सर ओनली 6,000 वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इन 2020। याद रहेगी ये बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एमसीक्यू में और उसमें। तो अब आपको बहुत अच्छे से 4-5 चीजें आ गई सर। एक आपको बोनस शेयर का कैलकुलेशन आ गया, प्रीवियस लेक्चर जो 2 लेक्चर हैं। आपको बाय बैक का कॉन्सेप्ट आ गया, जी सर। उसके बाद आपको स्प्लिट स्टॉक का कॉन्सेप्ट आ गया, जी सर। बोनस शेयर, उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट में एक प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। फिर डिफरेंट डेट्स पे हम वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर को कैलकुलेट करना है। तो इस पूरी चीजों को समझने के लिए वी वी ओनली टेक, हमने अराउंड वन वन एंड हाफ वन एंड हाफ आवर समथिंग का समय लिया है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक ईपीएस। ये हमारा बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन था। बाय बैक मतलब ट्रेजरी स्टॉक। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायबैक के बारे में पढ़ा, बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड के बारे में पढ़ा, स्प्लिट स्टॉक के बारे में पढ़ा, नेट प्रॉफिट के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्योंकि हमें पहले सारी चीजों के मेन कंटेंट को सीखना, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइल्यूटेड ईपीएस। अब डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है?
मतलब मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि अगर आपसे कोई पूछे डाइल्यूशन का मतलब नेट ईपीएस बढ़ना या कम होना, हम्म, आप क्या बोलेंगे? हम्म। सर डाइल्यूशन का मतलब होगा कि हमारा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाए, कम हो जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर आपका ईपीएस रिड्यूस होता है देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। सर अगर रिड्यूस होने की जगह इंक्रीज हो जाए तो वो डाइल्यूशन नहीं कहलाता, वो एंटी डाइल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटी। तो सर एक्चुअली में ये डाइल्यूशन होता क्या है? तो उसके लिए आपको पोटेंशियल कॉमन स्टॉक दिए होते हैं, पीसीएस। पोटेंशियल मतलब सर जो कि आज कॉमन शेयर नहीं है बट दे कैन कन्वर्ट इनटू कॉमन शेयर। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लेते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब मैं आपसे पूछता हूं, लेट से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो थे, कंपनी का नेट प्रॉफिट हम एक एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 कंसीडर कर लेते हैं। $50,000 हमारा नेट प्रॉफिट। जी सर। और हमारे पास कॉमन शेयर, कॉमन शेयर मतलब इक्विटी शेयर या ऑर्डनरी शेयर आप इसको कह सकते हैं। लेट से वो 20,000 शेयर्स थे, ठीक है। और कंपनी के पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो 5,000 थे, ईच $10 का था, और उसके ऊपर डिविडेंड की रेट हमें 12% देगी। मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछना चाहता हूं, सिंपल भाषा में, कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर आप पहले बता दो बस। मैं आपसे सिंपल भाषा में सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको बताना। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, 2 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए। फटाफट, क्योंकि मुझे पता है इसमें कई बच्चे गलती करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट लिखा है, यहां लिख दिया सर हमने नेट प्रॉफिट। अब उसमें से प्रेफरेंस शेयर जो $10 का है, 50,000 का, 12% लेस डिविडेंड, कई बच्चों ने नहीं किया होगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जी सर नहीं किया, हम भूल जाते हैं ना। -6,000, तो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 44,000। तो सर बेसिक ईपीएस कितना आएगा हमारा? 44,000 डिवाइडेड बाई 20,000। जी सर, 2.20 इज योर बेसिक अर्निंग पर शेयर, जिसको बीईपीएस हम बोल रहे हैं। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अब अगर मैं इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट कर दूं कॉमन शेयर, जितने ये 5,000 थे उनके बदले में मैंने उनको 5,000 कॉमन शेयर दे दिए, 5,000 कॉमन शेयर। आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी को सेविंग क्या होने वाली, क्या कंपनी का बेनिफिट हो जाएगा इससे? व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ द कंपनी? व्हाट बेनिफिट विल बी डिराइव्ड बाय द कंपनी? सर इन सच सिचुएशन कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखते हैं स्टेप, सर सेविंग ऑन प्रेफरेंस शेयर
डिविडेंड, यस सर। कितने की होगी सर? यही 6,000 की हो जाएगी हमारी। हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल इंक्रीज? कितने इक्विटी शेयर इंक्रीज हो जाएंगे सर? अब ये 5,000 कॉमन शेयर है, ये कॉमन शेयर में बदल जाएंगे ना? तो जो कॉमन शेयर है विल इंक्रीज बाय 5,000 सर। तो सर पहले अपना नेट प्रॉफिट था बिफोर कन्वर्जन, बिफोर कन्वर्जन आर नेट प्रॉफिट 44। नाउ ऐड कर दें, अब क्या हो जाएगा सर? सेविंग, सेविंग ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जी सर। सो हाउ मच? 6,000। तो हमारा जो नया नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? दैट विल बी 50,000। जी सर। नंबर ऑफ शेयर भी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर सर अर्लियर इट वाज, कितने थे? 20,000 से नाउ 5,000 से बढ़ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 25,000। जी सर। तो सर नाउ 50,000 डिवाइडेड बाई 25,000, इट मीन्स दर आर न्यू ईपीएस। तो ये डीईपीएस क्यों कहला रहा है? क्योंकि सर पहले 2.2 था, नाउ अब कितना हो गया है? 2 हो गया है। तो ये क्या हुआ है सर? डाइल्यूशन हुआ है। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या है? मतलब अगर हम पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी में, तो हमारा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है। अब मुझे बताइए, क्या शेयर होल्डर डीईपीएस को जानने में इंटरेस्टेड होंगे? एज ए इन्वेस्टर बताओ, आर यू इंटरेस्टेड टू सी ओनली बेसिक अर्निंग पर शेयर, और डीपीएस इज ऑल्सो मैटर फॉर यू फॉर इन्वेस्टिंग? सर डेफिनेटली वी आर मोर इंटरेस्ट, वी आर मोर कीन टू नो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑल्सो। बिकॉज हमें ये तो पता चले कि आज हमारी अर्निंग 2.2 पर शेयर की, बट फ्यूचर में इट कैन बी $2। पॉसिबल है कि नहीं? बिकॉज लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कॉमन शेयर होल्ड में कन्वर्ट कर देती है, तो सर हमारा ईपीएस 2 से 2.2 क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो बताइए, आप एज ए इन्वेस्टर कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर एज वेल एज कंपनी का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को जानने में इंटरेस्टेड रहोगे? सर ऑफकोर्स जानने में इंटरेस्टेड। सर वन मोर थिंग, यहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी, लेकिन आपने प्रेफरेंस शेयर में सर एक टैक्स का इफेक्ट नहीं दिया। वो मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए बेटा, जो टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या डिविडेंड इज ए टैक्स डिडक्टेबल आइटम? डिविडेंड जो होता है वो टैक्स को माइनस करने के बाद दिया जाता है या पहले दिया जाता है? सर डिविडेंड कंपनी नेट प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करने के बाद देती। तो सर डिविडेंड इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट, नॉट ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पे टैक्स का इफेक्ट नहीं दिया जाता। आई गेस इतनी समझदारी आप सब में होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो सर उसको भी समझा दीजिए बेटा, उसको भी समझा देते हैं, क्या दिक्कत है? पूरा क्वेश्चन कर बस कर रहा हूं कॉपी और पेस्ट। सिर्फ कॉमन प्रेफरेंस शेयर की जगह, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की जगह मैं क्या करूंगा? ये मैंने कॉपी किया है और नीचे में पेस्ट कर रहा हूं। इसको हटा देते हैं सर। तो यहां पर सर कंपनी का प्रॉफिट था 50,000, कॉमन शेयर थे 20,000। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं।
और यहां प्रेफरेंस शेयर की जगह मैंने बॉन्ड लिख दी, कन्वर्टेबल बॉन्ड, और शेयर वर्ड में हटा दे रहा हूं। ठीक है, 5,000 थे और ये 12% सर इंटरेस्ट हो जाएगा। और लेट से क्वेश्चन में आपको टैक्स की रेट दे रखी है 30 पर। सर नेट प्रॉफिट 50,000, कॉमन शेयर 20,000, टैक्स रेट 30%, कन्वर्टेबल बॉन्ड 5,000 ईच, $10 का, 12% इंटरेस्ट, कन्वर्ट इनटू कॉमन शेयर। 5,000 हमने इसको कन्वर्ट कर दिए। सबसे पहले कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर, टेल मी द बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना होगा इन द गिवन सिनेरियो? सर ये क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है या बिफोर टैक्स होता है। तो सर नेट प्रॉफिट 50। अब मुझे बताइए जो कन्वर्टेबल बॉन्ड थे ये वाले, क्या इसका इंटरेस्ट इसमें से ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है या हमको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर इट इज ऑलरेडी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट इज नेट प्रॉफिट। सो इसका तो 100% मतलब यही हुआ ना सर कि इसमें से ऑलरेडी क्या माइनस है, इसमें ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस है, तो हमको अगेन नहीं माइनस करना पड़ेगा। तो सर हमारे कॉमन शेयर कितने हैं? तो सर हमारी कॉमन शेयर तो आज 20,000 है, तो हमारा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 है। तो ये हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर पहले से हो चुका है। जी सर। अब सर मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूं फ्यूचर में, सेविंग क्या क्या होने वाली है, कितनी सेविंग होगी सर? तो सर 5,000 इंटू 10, 50,000, 50,000 का 12%, 6,000 जो होगी वो इंटरेस्ट की सेविंग होगी। बट इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर है। जी सर। तो इसके कारण कुछ टैक्स का नुकसान होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे ये पूछना सर, ये टैक्स का नुकसान होगा सर? ये क्या बोलना चाहते हो सर? आप मुझे बताइए, आज आप आपके पीएनएल में 6,000 एक्सपेंसेस कम लिखेंगे, इसका क्या मतलब है? तो सर इट मींस दैट वी आर गोइंग टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। तो हमें एक टैक्स की जो सेविंग का नुकसान हुआ था, इस 6,000 का हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया तो हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमें 1,800 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स सेविंग हमारी क्या होगी? आफ्टर टैक्स सेविंग होगी हमारी 42। तो सर चलिए कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट विच इज 50,000 प्लस ये टैक्स की सेविंग हो गई 4,200। ठीक है, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आपका 50,000 प्लस 4,200। और आपके नंबर ऑफ शेयर सर वो पहले 20 थे, नाउ इट विल बी 25, क्योंकि कन्वर्ट हो गए सर। कहाँ कन्वर्ट, ये लिखा है ना 5,000 में कन्वर्ट कर दिया है। तो योर न्यू DEPS, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, 2.5 बेसिक अर्निंग पर शेयर और 2.168 जो है वो क्या है आपका? बात समझ में आ गई होगी आप? इज इट क्लियर
किसी को कोई दिक्कत बेसिक करने। तो सर देखिए 2.5 से ये 2.16 हो गया, तो ये हो गया आपका DEPS। चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि मुझे आपको इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा परफेक्ट करना है। ओपनिंग शेयर होमवर्क के लिए समझो या अभी करोगे? अभी करना है। 40,000 शेयर, ओपनिंग मतलब 1 जनवरी, न्यू इशू किए हैं 20,000। ये हमने किए, आपसे बार बार मुझे प्रैक्टिस कराना है ना। 31 मार्च, और स्टॉक डिविडेंड दिया हमने। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, ये ग्रैंड क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए पीछे। स्टॉक डिविडेंड 20%, और ओपनिंग शेयर थे जनवरी को, फिर ये हो गए। और कंपनी के पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है 5,000 ईच। ओ सॉरी, ईच जो है $10 का है ना। इंटरेस्ट रेट जो है वो 12 की जगह 10% ले लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,50,000 ले लेते हैं, और टैक्स की रेट 40%। ये आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, और मैंने आप सभी को 5 से 7 मिनट का समय दिया। ओपनिंग शेयर 40 ये किए, उसके बाद ये किए, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, और इस कन्वर्टेबल बॉन्ड को ईच बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 कॉमन शेयर। ये नीचे लाइन मैंने आपको लिख के दी थी। शुरू हो जाएगी। आपको मुझे बेसिक ईपीएस एज वेल एज DEPS कैलकुलेट करके समझाना है। शुरू हो जाओ। सर सबसे पहले तो अपनी स्टेप नंबर 1 में निकलेगी। स्टेप नंबर 1 जो होगा वो होगा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग निकालना है हमें, जो कि हम लॉट ऑफ टाइम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना है हमें। जी सर। तो आते हैं क्वेश्चन में। जनवरी में हमारे पास शेयर थे 40,000, और 31 मार्च को, ये जनवरी के हमारे पास 40,000 शेयर थे। उसके बाद हमने मार्च में 20,000 इशू किए, और हमने 20% क्या दिया है, स्टॉक डिविडेंड। तो सर एज यूजुअल जनवरी में आप लिखेंगे 40,000, और उसके ऊपर आपने बोनस दिए, तो मैं यहाँ बोनस लिख लेता हूँ। तो 40,000 का 20%, 8,000 बोनस हो गया। टोटल हो गए आपके 48,000। जी सर। 31 मार्च को आपने और इशू कर दिए। कितने इशू किए सर? 31 मार्च को ही किए ना? जी सर। 20,000। इसके ऊपर भी 20%, विच इज 4,000। ये हो गए आपके 24,000। जी सर, ये साल भर आउटस्टैंडिंग रहे तो 12 मंथ, सो 48,000। सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 12 पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो पूरे होल ईयर रहे तो 48। सर ये कितने महीने रहे? 9 मंथ रहे ना, मार्च से 31 मार्च खत्म हो गया था। ये मार्च का था। मार्च लिख दो, नहीं कई बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे। सो जी सर, सो 24,000 मल्टीप्लाई 9/12,
विच कम्स टू, तो आप मुझे बताइए कि सभी का आंसर ये आया है। आउटस्टैंडिंग शेयर में कोई बच्चा ऐसा जिसका 66 नहीं आया हो? एवरीवन इज ओके विथ 66,000? जी सर, 66 से हमारी पहली स्टेप हो गई। चलिए बेसिक ईपीएस निकालना है। बेसिक ईपीएस तो बहुत ही सरल है सर, क्योंकि बेसिक ईपीएस में आपको एक काम करना है कि आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट को ढूंढना है। कहीं नहीं मिलेगा तो यहां मिल गया, टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है और बॉन्ड दिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 66,000 बेसिक ईपीएस। अब सर नेट प्रॉफिट हमारा आपने लिखा, क्या ये सब लोगों का सही था? 3.78, एवरी वन इज ओके विद दैट? चलिए मेजॉरिटी 3.78। सर नेट प्रॉफिट आपने लिखा 2,50,000। अब क्योंकि वो शेयर जो बॉन्ड थे वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो सर ऊपर जाके देखना पड़ेगा, भूल जाते हैं हम कितने नंबर ऑफ शेयर थे सर। जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, बॉन्ड थे सॉरी, 5,000 थे। 10 का हिस्सा 50,000 का 10% होता है 5,000। जी सर। तो आफ्टर टैक्स 40% टैक्स था, तो 60% सीधे ले लूं आफ्टर टैक्स? 0.60। क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? 3,000। जी सर, तो ये हो गया टोटल 28,000। जी सर। नंबर ऑफ शेयर मैंने बोला था एक के बदले में दो देंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर कितने थे सर अपने? वो तो वही निकलेंगे सर। ये जो आप निकाल चुके हो 66, उसमें तो कोई चिंता है ही नहीं। और जो इंक्रीज हो जाएंगे वो कितने होंगे सर? क्योंकि एक जो हमारे पास बॉन्ड थे 5,000 थे, और 5,000 की जगह दो देना है तो 10, 5 × 2 इंक्रीज 10,000, तो ये हो गया 76,000। तो आपने, ये एक जीरो कम लगा हुआ है ना? वो टू बेटा जीरो कम लग गया था, है ना? 253। ठीक है, तो आप आ जाइए। 253 डिवाइडेड बाई 76,000। बताइए 3.32 था किसी का? नहीं? एनीबडी इन दी क्लास? मैंने नेट प्रॉफिट रॉन्ग लिख लिया है। नेट प्रॉफिट कितना था बेटा? 240 लिया था क्या मैंने? नेट प्रॉफिट सही तो लिखा है। ठीक है, आप सही है। कोई दिक्कत? सर 3,000 कैसे आया? आप मुझे बताइए। आपके बॉन्ड थे 5,000, एक था 10 का, तो ऐसे मिला के था 50,000, उसका 10%। तो इंटरेस्ट की सेविंग आपको 5 हुई, लेकिन इसके ऊपर आपको 40% टैक्स का नुकसान हुआ, -2। आफ्टर टैक्स कितना हो गया? ये इंटरेस्ट सेविंग जो है वो क्या है? तो 100% क्लियरिटी, दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस और दिस इज योर बेसिक। तो यहां पर हमारा सेगमेंट वन खत्म होता है, और जैसे ही सेगमेंट वन खत्म होगा इसी तरीके में सेगमेंट वाइज चलना है। अब आपका एक काम है, स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है
और मैंने आपको बताया था अब आपको एक मॉक टेस्ट का रिपोर्ट मुझे भेजना है, लेकिन आफ्टर वॉचिंग माई ऑल द 3 लेक्चर्स। कहां पर जाएंगे सर? यूएस गैप, IFRS 2025, गो टू लर्निंग, एनालिसिस। जो आपने सीखा उसके बेसिस पर आपका बेसिक इंप्रूव हुआ है नहीं, क्योंकि तभी आपको CA सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा। अगर आपको एग्जाम नहीं देनी सर, हमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, यू विल गेट ओनली आफ्टर पासिंग माई ऑल द मॉक टेस्ट। अब इस 15 में से चाहे आप नकल करके पास करो या कैसे करो, मुझे आपसे ये सॉल्यूशन चाहिए। ये 15 क्वेश्चन, तो हमारे पहले सेगमेंट का पहला मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी है। तो क्या सब लोग मुझे मंडे तक भेज देंगे? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो मुझे रिपोर्ट नहीं भेजेगा, वो कुछ उम्मीदें ना रखना कि क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते तो बेटा, आपने मुझे फीस दे दी, अब समय दे दो। तो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कराइए अपने अपने और मुझे इसकी रिपोर्ट भेजिए। हाँ, जिन्होंने लास्ट 2 सेशन अटेंड नहीं किए हैं वो इसको रिकॉर्डिंग में देखें, और मुझे मेरे ईमेल पर संडे तक IAMCA शम्मी रिपोर्ट आ जाना चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में बताई थी कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। ये मेरा ईमेल आईडी लिख लो। उसके बाद वाले सेगमेंट हम ये यहां तक आपसे IFRS सर्टिफिकेशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बियॉन्ड नहीं पूछेंगे। तो आप मुझे बताइए, LMS जिनका एक्टिवेट नहीं हुआ है वो टीम से कोऑर्डिनेट करके LMS एक्टिवेट करिए। क्या आप IFRS प्रोफेशनल बनने के लिए इतना नहीं कर सकते कि जो जो लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं उसको वीडियो देख के उसके MCQ सॉल्व कर लें बस? हाँ, बेसिक क्लासेस कहाँ देखने को मिलेंगी? बेसिक क्लासेस के लिए भी आपको LMS पोर्टल पे जाना है, लेकिन उसके लिए दूसरे पोर्टल पे जाना है जो कि आपके ईमेल आईडी से कनेक्टेड होता है। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ सुपर 30 आवर्स लिखा होगा। आपको जो कंपलसरी देखना है वो ये 12 घंटे की देखना है, लेकिन आपके बेसिक और भी खराब हैं तो ये 42 घंटे की और देखना। मतलब आप 11th 12th भी भूल चुके हैं, तो मुझे आपको कम से कम एक अच्छा अकाउंटेंट तो बनाना ही मेरी ड्यूटी है। हम आपको IFRS के साथ में क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर क्यों सिखा रहे हैं? जोहो, जीरो। कई स्टूडेंट होंगे ना जिन्होंने हमारा कॉम्बो पैक बाय किया होगा, जिसमें उनको जोहो, क्विक बुक और जीरो, ताकि आप इंटरनेशनल अच्छे से अकाउंटिंग कर सके। तो आपको बेसिक अकाउंटिंग, US गैप, IFRS, मतलब आपका इंटरव्यू जब फॉरेन कंपनीज के अकाउंट डिपार्टमेंट में जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपसे हर बेसिक से बेसिक चीज़ों को पूछ सकते हैं। दैट्स वाई हमने आपको जीरो, जोहो, क्विक बुक, IFRS, US गैप, ये चारों पांचों की ट्रेनिंग हम आपको एक साथ प्रोवाइड करें। इसलिए मैंने आपसे 1 साल मांगा है। 1 साल आप मुझे दे दो बस। मैंने आपसे ज्यादा समय नहीं मांगा। आपने फीस दे दी बेटा, अब समय दे दो और पढ़ लो, बस इतना करना है आपने। तो अब आप मॉक टेस्ट का रिजल्ट मुझे भेजेंगे, और बेसिक का भी मैं आपको मॉक टेस्ट बता चुका हूं। तो सबसे पहले ये लेक्चर देखो। ये US गैप और भी चल रहा है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम इसमें आपको IFRS और US गैप के बीच में डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि IFRS और US गैप में जहां जहां डिफरेंस होते हैं उसको भी मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन। ये भी पहला सेगमेंट था। ये जो MCQs हैं ये IFRS के सर्टिफिकेशन और US गैप में आपके काम आएंगे। आपके पोर्टल में, जिनके पोर्टल में एक्टिवेट नहीं है, मैं एक नंबर आपको दे रहा हूं, आप टीम से कोऑर्डिनेट कर कर ले सकते हैं। उपासना मैडम का नंबर आपके पास होगा, लेकिन रात में कॉल मत करना बेटा, दिन में ही करना उनको कॉल। पहले इस मीटिंग को मैं वो कर दूं।